अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अफ्रीका में हमेशा खाना जंगी, भूख और गुर्बत के साए क्यों छाए रहते हैं? हालांकि ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बरआज़म है, जिसकी सरजमीन हीरे और तेल जैसे कुदरती खजाने उगलती है। लेकिन अफसोस कि इस ज़मीन पर रहने वाले लोग भूख और प्यास से मर जाते हैं। दुनिया इस बरआज़म की हकीकत से नज़रें चुरा कर रखती है और इस पर बहुत कम बात की जाती है। लेकिन जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ऐसी सरजमीन पर इब्राहिम ट्रावरे जैसे मुस्लिम रहनुमा ज़रूर पैदा होते हैं, जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, मैं सबके झूठ के नकाब उतारूंगा, मैं तुम सबको देख रहा हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इब्राहिम हूँ और आज तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा रहा हूँ। यूरोप ऐसे उसे कत्ल क्यों कराना चाहता है? बर्किना फासो में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इस मुल्क में इस्लाम कैसे पहुंचा? और इब्राहिम ट्रावरे ने रूस के साथ मिलकर ऐसा कौन सा अहम मंसूबा शुरू किया है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका उसे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से नहीं होती। किसी मुल्क के लोगों से उनकी रोटी, घर और कुदरती वसाइल छीन लेना भी मुआशी दहशतगर्दी कहलाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोप की अफ्रीका पर मुआशी दहशतगर्दी है। इब्राहिम ट्रावरे कौन है? कहां से आया है? एक 37 साल नौजवान यूरोप की आंखों में क्यों खटक रहा है और वो उसे क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं? इसके अलावा हम आपको ऐसे हकायक भी बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, शायद आज से पहले आपने बुर्किना फासो का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज एक शख्स की बहादुरी की वजह से दुनिया का ये गरीब तरीन मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इब्राहिम ट्रावरे ने 2009 में फौज में शमूलियत अख्तियार की और अपनी बहादुरी की बुनियाद पर 2020 में कैप्टन बना दिया गया। लेकिन जब बात जुल्म और वतन की हो तो 37 साला एक मुस्लिम नौजवान भी पूरे यूरोप को ललकार सकता है। अब सवाल यह है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा यूरोप उसे कत्ल करवाना चाहता है। दोस्तों, बुर्किना फासो पर 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया था। उस वक़्त उसका नाम अपर वोल्टा था। 63 साल कब्जे के बाद इस मुल्क को आज़ादी दी गई, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस जब तक वहाँ रहा वो कपास और सोना लूटकर अपने मुल्क ले जाता रहा और मुकामी लोगों से जबरन काम करवाया जाता था। बदले में फ्रांस उन्हें सिर्फ जिंदा रहने का हक देता था। दोस्तों, आज भी मुल्क पर कब्जा करने की शक्ल बदल चुकी है। यही कुछ बुर्किना फासो के साथ भी किया जा रहा है। 1960 में आज़ादी के बाद इस मुल्क में फ्रांसीसी आलाकार सियासतदान बिठाए गए जो फ्रांस के कहने पर चलते थे। आज पूरे अफ्रीका की आबादी में नौजवानों का तनासब 30% से भी ज़्यादा है। ऐसे नौजवानों को वो जमहूरियत बिल्कुल मंजूर नहीं जिसमें सिर्फ जुल्म और भूख पैदा की जाती हो। इसी वजह से 2022 में इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मुल्क में फौजी कदम उठाया और तमाम सियासतदानों को निकाल दिया। यहाँ तक कि फ्रांस को भी अपने मुल्क से निकालने का अमल शुरू किया, जो एक सदी से जायद अरसा से वहाँ मौजूद था और लूट रहे थे। इस मुस्लिम नौजवान ने नारा लगाया, हमारे वसाइल हमारे लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे अफ्रीका में दुनिया के 40% मुसलमान आबाद हैं और अफ्रीका वो खिता है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला दीन इस्लाम आम है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और आज जो आप यूरोप में तरक्की देख रहे हैं उसके पीछे अफ्रीका के लोगों का निचोड़ा हुआ खून भी शामिल है। बुर्किना फासो फ्रांस के लिए महज एक सुनहरी चिड़िया था,
کیونکہ یہ افریقہ کا چوتھا سب سے بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ آج اس مسلم نوجوان نے ملک سے تمام سونا نکالنے والی کمپنیوں کو نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اس لیے امریکہ کے افریقی خطے کے جنرل لینگلے نے کہا ہے کہ اب ابراہیم تراورے سارا سونا اپنی فوج کو دے رہا ہے، جبکہ یہ سراسر سچ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سونے کی آمدنی کا صرف 17% فوج پر لگایا جا رہا ہے اور باقی زیادہ تر پیسہ عوام پر خرچ کیا جا رہا ہے، جس کے شواہد ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ابراہیم تراورے نے گولڈ مائنز کمپنیاں فوجی طاقت سے نہیں نکالی، بلکہ $80 ملین کی رقم ادا کی اور اپنی مقامی ریفائنری بھی قائم کر دی ہے۔ ابراہیم تراورے نے مالی اور نیجر کے ساتھ اتحاد بنا لیا ہے اور وہ یہی اتحاد پورے افریقہ میں پھیلانا چاہتا ہے تاکہ پورا افریقہ یورپ کا مقابلہ کر سکے اور ظلم کے کالے سائے افریقہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے جس نے بھی ایسی کوشش کی اسے مار دیا گیا۔ سانکارا، لیموبیا اور کرنل قذافی جیسی مثالیں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہیں۔ ابراہیم تراورے کو قتل کرنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ ذیلی خبریں بھی پھیلائی گئی کہ ابراہیم تراورے کو مار دیا گیا ہے، لیکن افریقہ کے نوجوان اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب روسی جہاز اسے لے کر روس گیا تو اس تصویر یعنی واقعے کا جھٹکا فرانس، یورپ اور امریکہ پر بہت شدید محسوس ہوا، کیونکہ صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایٹمی پروگرام پر بھی معاہدے کیے گئے تھے۔ پیوٹن اور ابراہیم تراورے کے درمیان بڑھتے تعلقات نے یورپ کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ دوستو، آج چین بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ ابراہیم تراورے کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج برکینا فاسو میں آپ کو ملک کے قومی جھنڈے کے ساتھ ساتھ روس کے جھنڈے بھی لہراتے نظر آئیں گے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قوم فرانس کے خلاف بغاوت کر چکی ہے۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے گزشتہ 2 سالوں میں اپنے ملک میں بے شمار ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ عوام کو معاشی طور پر مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے اور سب سے پہلے ٹماٹر پیسٹ پلانٹ لگایا گیا، جس پر $99 ملین کی لاگت آئی۔ اس منصوبے سے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور اسے ریڈ گولڈ کا نام دیا گیا۔ پھلوں کو کچا بیچنے کی بجائے انہیں پروسیس کر کے فینشڈ گوڈز بنانے کی ترجیح دی گئی۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تاکہ دوسرے ممالک تک اشیاء کی رسائی آسان ہو سکے۔ ملک کا تقریباً آدھا حصہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے لیے اسکولوں، کلینکس اور دیہات میں سولر سسٹم نصب کیے گئے۔ صحت کے نظام میں نمایاں بہتری لائی گئی، جس میں چین نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ افریقی ممالک میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے حل کے لیے ڈیمز بنائے گئے اور پانی صاف کرنے کے پلانٹس لگائے گئے۔ ابراہیم تراورے نے بغیر سود کے پہلا بینک قائم کیا، جہاں لوگ بغیر سود کے قرضہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا کے سرمایہ دارانہ سودی نظام کو کھلا چیلنج دیا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر ملک مضبوط ہوگا تو ہم دنیا سے مقابلہ کر سکیں گے، اور یہ سب کچھ صرف 2 سالوں میں کیا گیا ہے۔ دوستو، برکینا فاسو کی فرانس کے خلاف بغاوت کا آغاز دراصل 1984 میں ہی ہو گیا تھا، جب تھامس سانکارا نے ملک کا نام بدل کر برکینا فاسو رکھا۔ برکینا کا مطلب ہے عزت دار لوگ اور فاسو کا مطلب ہے باپ کی سرزمین، یعنی عزت دار لوگوں کی سرزمین، اور یہی نام اس بات کی علامت تھا کہ اب غلامی نہیں کی جائے گی۔ برکینا فاسو میں سالانہ 25,000 ٹن کا جو پیدا ہوتا ہے۔
25,000 टन काजू पैदा होता है, जो दुनिया के महंगे तरीन खुश्क मेवा जात में से एक है। इब्राहिम तरावरे ने काजू की प्रोसेसिंग फैक्ट्री अपने मुल्क में लगाई है ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों और मुल्क की मईशत मजबूत हो। दोस्तों, मुल्क में कपास की काश्त बड़े पैमाने पर होती है और अब उसे खाम हालत में बेचने की बजाय फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ये तमाम तरक्याती काम उसी दौलत से हो रहे हैं जो पहले फ्रांस लूट कर ले जाता था, क्योंकि सदर इब्राहिम तरावरे अपने मुल्क को खुद कफील बनाना चाहते हैं। एयरपोर्ट्स को भी वसअत दी जा रही है और कई हवाई अड्डों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में तब्दील किया जा रहा है, जिनमें वागाडोगो एयरपोर्ट्स भी शामिल है। किसानों को ट्रैक्टर और जदीद ज़री सहूलियात दी जा रही हैं। चीन के तावन से यूनिवर्सिटी अस्पताल सेंटर ऑफ पाला भी खोला गया, जो एक जदीद अस्पताल है। इब्राहिम तरावरे का सबसे बड़ा कारनामा साहिल अलायंस है, जिसमें 3 ममालिक यानी नाइजर, माली और बर्किना फासो शामिल है। इस इत्तेहाद का नाम AES रखा गया है, जो बिल्कुल इसी तर्ज पर है जिसे यूरोपीय यूनियन अपनी तंजीम बनाई थी। इत्तलात के मुताबिक चाड मुल्क भी जल्द इसी इत्तेहाद में शामिल होने वाला है। इब्राहिम तरावरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिसमें कई रिहायशी मंसूबे शामिल हैं। गोल्ड परमिट के लिए रूस के साथ मुआहदा किया गया है, जिसके मुताबिक आधा मुनाफा रूस को और आधा बुर्किना फासो को मिलेगा, जबकि पहले बुर्किना फासो को सोने के बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। मुल्क में बोबो ड्राई पोर्ट का भी आगाज़ किया गया है ताकि दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट में आसानी हो। रूस के साथ इब्राहिम तरावरे ने 50 से ज़ायद स्कूलों और कॉलेज के क़याम का आगाज़ भी किया है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से यूरोप इब्राहिम तरावरे को कत्ल करवाना चाहता है और बार बार कोशिश भी कर रहा है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का मंसूबा। ये प्लांट रूस की मदद से लगाने का फैसला किया गया है, जो न सिर्फ मुल्क की बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि मुस्तकबिल में दिफाई एतबार से भी इंतहाई अहमियत रखता है। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने थॉमस संकारा के नाम से एक म्यूज़ियम भी कायम किया है। वही शख्स जिसने करप्शन और फ्रांस की लूटमार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और बिल आखिर कत्ल कर दिया गया था। आज उसकी याद को ज़िंदा रखने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। इब्राहिम तरावरे आज हर वो अमल कर रहा है जो यूरोप और अमेरिका के लिए तकलीफ़ और परेशानी का बायस बन रहा है, और अमेरिकी जनरल लैंगले के झूठ का सबूत भी आज आपके सामने आ चुका है, जिसने कहा था इब्राहिम तरावरे सारा पैसा फ़ौज पर लगा रहा है, हालांकि हकीकत में वो पूरे मुल्क के अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मुल्क में सीमेंट फैक्ट्रियां भी बड़े पैमाने पर कायम की गई हैं, जो किसी भी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि बुर्किना फासो ने अपनी इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम काटाओ रखा गया है, और ये इस मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। अब आइए एक दिलचस्प सवाल की तरफ, इस्लाम इस खिते में आया कैसे? बुर्किना फासो में इस्लाम 11वीं सदी में सूफी ताजरों के ज़रिए पहुंचा। ये ताजर सोना, नमक और ग़ुलामी की तजारत के साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी किया करते थे। इस्लाम सबसे पहले मौजूदा बुर्किना फासो के शमाली इलाकों में पहुंचा, क्योंकि ये इलाका मुमलिकत माली और सोंगाई सल्तनत के दरमियान वाक़ था। बुर्किना फासो में इस्लाम के फैलने की एक बड़ी वजह माली में मौजूद इस्लामी सल्तनत थी, जिसका बादशाह था मनसा मूसा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मनसा मूसा 14वीं सदी का सबसे अमीर मुसलमान बादशाह था,
اگر اس کی دولت کو آج کے حساب سے ناپا جائے تو اس کی مالیت $400 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اتنی دولت آج بھی دنیا کے کسی ارب پتی کے پاس نہیں ہے۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ افریقہ کبھی کتنا خوشحال اور مالدار خطہ تھا۔ دوستو، آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے مالکی اسلامی سلطنت اور برکینا فاسو کی تاریخ پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ ملک کا سب سے بڑا شہر واگاڈوگو ہے جو دارالحکومت بھی ہے آج، جبکہ سیاح زیادہ تر بوبو دیولاسو شہر جاتے ہیں، جسے ملک کا تاریخی اور ثقافتی شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی سب سے مشہور جگہ ہے بوبو دیولاسو جامع مسجد، جس کی تعمیر 1880 میں سوڈانی طرز تعمیر سے مٹی کے ذریعے کی گئی تھی۔ یہ ملک کی سب سے قدیم مسجد ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ اگر آپ برکینا فاسو کی ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو اولڈ ٹاؤن ضرور دیکھیے، جہاں مختلف محلوں میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ ایک حصہ مسلمانوں کا، ایک عیسائیوں کا، ایک روایتی افریقی مذہب کے ماننے والوں کا، اور چوتھا حصہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا۔ یہ منظر بالکل ویسا ہے جیسے بیت المقدس کے ارد گرد 4 مذہبی حلقے پائے جاتے ہیں جو بین المذاہب رواداری اور ایک ساتھ رہنے کی خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ